नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय जो पॉलिटिकल हलचल है वो सभी लोगों के सामने है। किस तरीके से यहां पर जो है नए नए आयाम बन रहे हैं और जिस तरीके से इस समय क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे तो कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता अब सामने आ रहे हैं। नई पार्टियां जो हैं वो यहां पर अब बनकर सामने आने वाली हैं और चैलेंज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब बढ़ चुका है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद मैदान में उतर चुके हैं। और गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस को छोड़ने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रेजिग्नेशन की झड़ी लगी है वो भी सभी लोगों के सामने है। और इससे ये भी दर्शाया जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद को कितना कद्दावर नेता माना जाता है, लोग उनके साथ किस तरीके से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख की डेट आप याद रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी नई पार्टी को वहां पर उसकी शुरुआत करेंगे, उसका नाम अनाउंस करेंगे। और इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री RS चिब हैं, ये खुद कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर चुके हैं। चिब साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने इतना लंबा समय दिया और 50 साल के करीब गुलाम नबी आज़ाद का टाइम रहा। 50 साल एक अरसा होता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी का, पूरा मैक्सिमम टाइम मैं कहता हूँ हाफ से भी ज़्यादा का वक्त होता है जो एक पार्टी में उन्होंने दिया। उसके बाद रेजिग्नेशन होती है और उसके बाद जो जवाब आते हैं, जो एलिगेशंस लगते हैं, काउंटर एलिगेशंस होते हैं, किस तरीके से इस समय पॉलिटिकल सर्कल को आप देख रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और केंद्र में कई बार मंत्री रहे। उन्होंने 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस के माध्यम से इस देश की सेवा की है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो एक घर में 50 साल रहे और उस घर की फहरिस्त में वो सरे फहरिस्त रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो अचानक जब छोड़ दे तो प्रश्न तो उठते हैं, सवाल तो उठेंगे। और जाहिर है कि लोगों में एक चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा है, सारे देश में चर्चा है, सारे देश के प्रिंट मीडिया में। दिल्ली में था, वहाँ मैंने देखा कोई ऐसा इंग्लिश का पेपर नहीं था जिसमें उनका इंटरव्यू नहीं चल रहा, जो चैनल नहीं, जो नेशनल चैनल जहाँ उनका नाम नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। अब प्रश्न उठता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये कदम 50 साल के बाद ऐसा कदम क्यों उठाया? आपको याद होगा कि पिछले 2, 3, 4 साल से, 5 साल से बल्कि मैं कह रहा हूँ, अगर नेशनल लेवल पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसमिल रही है, अच्छी नहीं रही। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए जिन प्रदेशों में वो अच्छी नहीं रही। और विशेषकर मैं अपनी रियासत पर आता हूँ कि हमारी रियासत में पिछले 3 साल से जब से यूनियन टेरिटरी बनी, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो मसले हैं, यहाँ लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं महसूस करता हूँ कि बेशक बीजेपी ये कहे कि हमने बहुत सी चीज़ों को हल कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत सी चीज़ें 3 साल में काफ़ी उलझ गई हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के सरकार के फैसले और अलग अलग जमातों का, पॉलिटिकल जमातों का जो फंक्शनिंग है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इस चीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी नेशनल लेवल पर पार्टी थी, वो मेरे ख्याल से जो रोल उनको यहाँ अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा लीडर जिसने 50 साल कांग्रेस को दिए, उनको गुड बाय कहना पड़े कांग्रेस को। इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सीधी है। पिछले 2-2.5 साल से आपको याद होगा कि एक
मीडिया में खबर चलती थी कि कुछ कांग्रेस के नेताओं का एक ग्रुप बना है G23। G23 तो एक मीडिया काइंड नाम था। बेसिकली वो लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन पीछे जा रही है, तो इस कांग्रेस को हमने वाइब्रेंट रखने के लिए, इस कांग्रेस को हमने मजबूत करने के लिए, इस कांग्रेस के रोल को बढ़ाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का उनमें एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ये बड़े सीनियर नेता हैं। तो सोनिया जी से मिले, चिट्ठी भी लिखी, सब कुछ किया। उनका मकसद ये था कि भाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस में जो है वो ख़त्म हो रही है। कांग्रेस के लीडरों को कंसल्ट नहीं किया जाता, सारे फैसले राहुल गांधी जी की लेवल पे लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी किसी को मिलते नहीं हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते कि इस कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाना। वो ये भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या मसले हैं, इनको कैसे हल करना है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि जो एक सिचुएशन बनी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस को गुड बाय कहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब रेजिग्नेशन उनका सामने आया और उसके बाद से ही कयास लगाने शुरू हो गए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो सदन में भाषण दिया और गुलाम नबी आज़ाद की उस समय जो है वो विदाई थी वहाँ पे, तो जिस तरीके से वो भावुक हुए, कहीं ना कहीं वो एफिलिएशन बीजेपी के साथ उनकी जोड़ी। मगर जितने भी इंटरव्यूज़ सामने आए हैं उसमें उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मगर कहीं ना कहीं लोगों की अभी भी शंकाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी एफिलिएटेड टीम ना बन जाए। ये बीजेपी की बी टीम कहने के बजाय लोग अब इन्हें बीजेपी की ए टीम कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये एक राजनीतिक वक्तव्य है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का जब फेयरवेल स्पीच प्रधानमंत्री ने दिया, गुलाम नबी आज़ाद का कद इतना बड़ा 50 साल में सारे देश में है, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उन्होंने जब भावुक हुए, तो वो एक ऐसा वाक़या था कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो तब आज़ाद साहब मुख्यमंत्री थे कश्मीर के। तो कुछ गुजरात के लोग जब फंस गए, तो जो मदद उस समय आज़ाद साहब ने करी उसको देख करके प्रधानमंत्री भावुक हुए। अब इसको एक पॉलिटिकली प्ले किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे आज़ाद साहब ने भी कहा अपने इंटरव्यू में, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में राहुल गांधी जी ने अपना भाषण एक दिन ख़त्म किया, तो भाषण ख़त्म करके पहले उन्हें विंग किया, तो विंग करने के बाद उठे अपनी सीट से, तो प्रधानमंत्री को आगे गले लग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक मेरे ख्याल में, मुझे नहीं कहना चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि मैं शायद उनकी लेवल अपने आप को बड़ी समझते हैं, लेकिन ये एक बचकाना हरकत थी। तो अगर राहुल गांधी अपनी सीट पर उठ के प्रधानमंत्री गले मिल सकता है, तो प्रधानमंत्री ने तो एक इंसिडेंट को लेकर के जो अपने भावुकता दिखाई उन्होंने, वो एक इंसिडेंट को लेकर के कि गुजरात के लोगों को बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद साहब ने किस ढंग से उनकी मदद करी, तो वो तो एक ऑलमोस्ट नेचुरल चीज़ थी। तो सर इन सब पे तो बात हो चुकी है, गुलाम नबी आज़ाद ने भी डिफ़ाइन किया है बड़ी बार इस चीज़ को। मगर हम अगर बात करें खासकर 4 तारीख की रैली की, क्या आप अभी भी गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का आने वाले दिनों में चीफ़ मिनिस्टर एज ए कैंडिडेट चीफ़ मिनिस्टर देखते हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि वो एक बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होंगे जम्मू कश्मीर के लिए, या गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं फंसना चाहते, तो उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैं समझता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए जो उनका प्रोटोकॉल रहा है ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस स्टेज पर इस अंदाज से एंटर होना, यहाँ इस जो जुर्ताना कदम उन्होंने उठाया है, उनके दिमाग में है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से जो कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं। अब किसी ने मुझे ये भी पूछा, या आप भी शायद पूछना चाहेंगे, कि हमारी जो आज़ाद साहब की जो पार्टी बनेगी उसका मुद्दा क्या होगा। देखो, 2 चीज़ें इसमें हैं। बीजेपी बेशक 2 इलेक्शन में यहाँ जीती, आज भी जो गृह मंत्रालय जो है स्टेट को रूल कर रहा है बतौर यूटी,
लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी बीजेपी को कश्मीर में या कुछ इलाकों में, ज़्यादा इलाकों में मान्यता नहीं मिली। आज भी वो लोग कहते हैं कि ये जम्मू की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सदा ये ब्लेम लगाते रहे। हालांकि ऐसी बात मैं नहीं समझता कि कोई इतनी ज़्यादा थी, लेकिन एक ब्लेम लगता था। मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रहा, एक ब्लेम लगता था कि देखो जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की अनदेखी करती है। मैं हालांकि इस बात को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन एक लोगों में फीलिंग है। अब दूसरी जमातें भी आ गई, पीडीपी आ गई, दूसरी एक अपनी पार्टी है, अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है एंड ऑल दैट। तो वो देखा जाए तो वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो मान्यता है पूरे प्रदेश में, जो उनका रिकॉर्ड है एज ए मुख्यमंत्री, जो उनकी कारकर्दगी है सारे देश में जब उन्होंने काम किया, जो उनकी सोच है, You want to see him as a chief minister? उस सोच के मुताबिक मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद की मान्यता ज़्यादा है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस रियासत को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। स्टेटहुड पहले मिलना चाहिए। ये तो प्रीमियर स्टेट रही है सारे देश में, भारत का ताज कहा जाता है इसे। तो ये यूनियन टेरिटरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो लोगों में एक अलग अलग फीलिंग आ गई है कि जी कश्मीर वाले क्या सोचते हैं, जम्मू क्या सोचता है, लद्दाख क्या सोचता है, ऑल दैट, वो चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड स्टेट बने, स्टेटहुड का दर्जा ऐसे मिले। और उसमें जो लोगों ने पिछले 8-10 साल से सफ़र कर रहे हैं, एक लोग तांत्रिक ढांचे से कि यहाँ हुकूमत बने ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चीफ मिनिस्टर बनना तो नहीं बनना वो दूसरी बात है। तो आप अभी दिल्ली से होकर आए हैं और आपने भी काफ़ी वक्त निकाला होगा गुलाम नबी आज़ाद के साथ। किस तरीके से आप उनकी बॉडी लैंग्वेज इस समय देख रहे हैं? ख़ासकर G23 के जो लीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे देश से आते हैं। जब वो नेशनल पार्टी बनाने की बात करते हैं तो कितना आपको उसमें दम लगता है? क्योंकि ऑलरेडी उनकी एफिलिएशन जो है वो सभी नेताओं के साथ अच्छी है जो G23 में हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देश में अगर पार्टी अगर नेशनल लेवल पे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बेस्ट कैंडिडेट हैं और वो बहुत आसानी से इसको कर भी सकते हैं। या देखिए, यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, मैं 2 बार मिला उनसे, बहुत पॉजिटिव हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा नॉर्मल पोस्चर है उनका और बड़े इत्मीनान के साथ वो काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज ही अपने पेपर में मैंने पढ़ा, जहाँ आपने देखा होगा कि कल भी उनको G23 के बहुत से लीडर्स मिले हैं। तो सोच उनकी है नेशनल लेवल पर पार्टी बनाने की। और लेकिन मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अपने प्रदेश में अब हम अपनी पोजीशन को पहले साउंड करना चाहते हैं। उसके बाद में मुझे ऐसे लगता है कुछ, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी, मैं ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर पार्टी बनाने की भी उनकी सोच है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है, तो ना मैं जानता हूँ इस बात के लिए। यहाँ तक स्थानीय पार्टी बनाने का संबंध है, इस यूटी में रीजनल पार्टी बनाने का संबंध है। तो वो मेरे ख्याल में 4 तारीख को जो वो रैली को एड्रेस कर रहे हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो आएंगे, उनको सुनना चाहते हैं, उनके ख्यालात को सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसमें कुछ अपने विचार जो हैं वो स्पष्ट करेंगे कि उनका अल्टीमेट एम क्या है, पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी क्या है, कैसे चलेगी, क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें विस्तार से मैं समझता हूँ 4 सितंबर को रैली में आज़ाद साहब खुद बताएंगे। तो सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का रेजिग्नेशन आया और उसके बाद अब एक सुनामी सी आ चुकी है रेजिग्नेशंस की, हर दिन जो है फिगर बढ़ता ही जा रहा है। अभी मैं देख रहा था तो अभी यूथ के जो कांग्रेस के वर्कर्स थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो भी अब रिज़ाइन दे रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और क्या आपको उम्मीद है कि जितने लीडर्स ये आ रहे हैं किस तरीके से उनका अकोमोडेट किया जाएगा? और कहीं ना कहीं जब कोई पार्टी छोड़कर आता है, इतनी पुरानी पार्टी छोड़कर आता है, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जितने भी लीडर्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा जो नई पार्टी बनेगी? देखिए, सुनामी की वजह यह है कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ आज़ाद साहब।
जितने भी लोग कांग्रेस में काम करते थे, जिन्होंने आज़ाद साहब को काम करते देखा, जब उनके साथ काम किया, उनको सबको विश्वास है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो एक अच्छी लीडरशिप इस प्रदेश को दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि वो पिछले 4-5 साल से राहुल गांधी जी की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो जहाँ डायरेक्शन आती थी और जिस ढंग से यहाँ की जो प्रदेश कमेटी ने उसको फॉलो नहीं करते थे, और उसमें एक ऐसी पॉलिसी थी, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी लगाई जाती थी, तो जो लोग उससे डिस्ग्रंटल थे, नेशनल लेवल पर जो डायरेक्शन यहाँ आती थी और प्रदेश लेवल पर उनको सिर्फ कुछ लोगों के लिए फॉलो किया जाता था और अच्छे से लोगों को साइडलाइन किया जाता था, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। तो ऑब्वियसली वो लोग जो थे जो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस एट द नेशनल लेवल एज वेल एट द प्रदेश लेवल, तो वो लोग जो है वो छोड़ करके आज़ाद साहब के पास आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से आपको लग रहा है कि एक सुनामी आ गई है। इट्स लाइक ए सुनामी कि एकदम से हर लेवल से सीनियर लोग, मिडिल लेवल के लोग, यूथ के लोग, लेडीज, सब लोग जो कह रहे हैं कि हम आज़ाद साहब की लीडरशिप को जानते हैं एंड ही कैन प्रोवाइड अस ए वेरी गुड लीडरशिप, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग एंड दे आर जॉइनिंग हिम। सर, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा कि आप भी लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, और जिस तरीके से जब आदमी बड़े लंबे समय से किसी पॉलिटिकल पार्टी में होता है, जब छोड़ता है तो एक तो उसके साथ पर्सनल बड़े भावुक क्षण होते हैं, उसके बाद जब वो काउंटर अटैक्स शुरू हो जाते हैं, जब जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर जब सुरजेवाला जब कह रहे थे कि वो ब्लॉक प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीतने के लायक भी नहीं है आदमी, जो अब बात करते हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इसके अलावा जब वकार रसूल कल रैली में बहुत ही ज़बरदस्त भाषण उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को भी आड़े हाथों लिया कि इतना लंबे समय तक उन्होंने जो है वो सत्ता का सुख भोगा है और अब उन्होंने जिस समय मुश्किल का समय था कांग्रेस का वहाँ पर वो छोड़ गए। इसके अलावा उन्होंने टारगेट किया जो सीनियर नेता हैं, जो अपने आप को सीनियर लिस्ट में मानते हैं, वो कुंडली मारकर बैठे हुए थे, यंगस्टर्स को मौका नहीं दे रहे थे। उस पर मैं जवाब चाहता हूँ क्योंकि आप भी उसी लिस्ट में आते हैं। देखिए, जो विकार साहब का जो ये कहना है कि यूनियंस को मौका नहीं देते थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जो उनके साथी ऊपर बैठे हुए थे वो कहाँ यूनियन लोगों में मौका देते थे। और जहाँ तक सुरजेवाला का सवाल है, सुरजेवाला ने तो खुद ही, जब सुरजेवाला को अभी इतनी लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको जब हरियाणा का टिकट दिया गया एमएलए का, तो वहाँ तो वो पूरी तरह से वहाँ से हार के आ गए वहाँ से। तो ये कहना जो है, जो किसी के ऊपर ब्लेम करना, ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं। काउंटर स्टेटमेंट आती रहेंगी, वो लोग हमें ब्लेम करेंगे, हम लोग उनको ब्लेम करेंगे, लेकिन फैक्ट रिमेन्स, जो मैं आपको बताऊँ फैक्ट ये है, असलियत ये है कि सिचुएशन ऐसी बना दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, या जो ऑल इंडिया कांग्रेस ने सिचुएशन ऐसी बना दी यहाँ की प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर के, कि जब आज़ाद साहब को मैं समझता हूँ कि जैसे एक ही वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, सर्कमस्टांस ऐसे पैदा कर दिए। तो ये कहना, अब देखो वो तो कहेंगे, वो अगर मेरी आदत नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करूं, देखिए मैं बताता हूं आपको, लेकिन हम भी बहुत सी चीज़ें जो हैं जानते हैं कि वो क्या नेता थे, कैसे थे। अगर वैसा स्टेज आएगा तो हम ही बताएंगे वो कौन क्या है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब ने जो कदम उठाया है उनके साथ मिल कर के उनकी लीडरशिप को मजबूत किया जाए, ताकि उनकी लीडरशिप मजबूत होने से लोगों को लाभ हो, और जो पार्टी वो बनाएं वो पार्टी फले फूले और उससे लोगों को उनको फ़ायदा हो। सर, एक एलिगेशन और लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद पे कि जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को पर्टिकुलरली टारगेट किया है, वो 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार हो गए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से टारगेट हो रहे हैं इस समय, उनको बचकाना लीडर्स भी कहा जा रहा है जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो पार्टी बना रहे हैं उसका जो एफिलिएशन जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को किस तरीके से कन्विंस करेंगे आप अलग हैं? देखिए, मैं जो 2024 की बात आप कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अभी आज़ाद साहब का जो कहना है, जो उनकी सोच है,
वो कहते हैं कि पहले हम जो कांग्रेस जमात जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सोई हुई थी, जिसमें अच्छे लोगों को साइडलाइन किया जाता था, जिसमें आज़ाद साहब जैसे लोगों की कोई नेशनल लेवल पर एडवाइस नहीं ली जाती थी, और समय समय पर उन्होंने कोशिश भी करी, G23 के माध्यम से उन्होंने सोनिया जी को चिट्ठियाँ भी लिखी, उनसे मीटिंग भी करी, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए पहली प्रायोरिटी उनकी ये है कि हम जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, जो आज़ाद साहब के साथ जुड़ रही हैं इस समय, उन पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर के हम जो जम्मू कश्मीर में एक जो पॉलिटिकल माहौल है उसको मजबूत करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहली मेरी प्राथमिकता उन्होंने कहा ये है कि पहले मैं अपनी रियासत में अपने पाँव जमाऊँ। उसके बाद में जो लोग नेशनल लेवल पर भी बहुत से लोग उनको कह रहे हैं, G23 में कुछ मामूली लीडर्स नहीं थे, वो सब लोग जो उनको कह रहे हैं कि वो आगे चलें, आगे बढ़ें, हम उनके साथ हैं। लेकिन पहले वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा समय अपने लोगों में दूं और अपनी जो स्थानीय लीडरशिप है, जो अपने रीजन की जो है, पहले उनके साथ काम किया जाए और फिर उसके साथ आगे बढ़ा जाए। सर, अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए, बहुत से पुराने कांग्रेसी नेता उसमें हैं। कहीं ना कहीं आप लोग उनके साथ टच में हैं, या वो लोग जिस तरीके से अब फेरबदल हो रहा है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सर्कल में ये चीज़ें होती हैं कि जब कोई नया चेहरा आता है जिसका लगता है कि आने वाले दिनों में उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो लोग उसके साथ आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बड़ा फेरबदल होने वाला, इन पार्टियों में भी बड़े नेता आएंगे यहाँ पर? देखिए, मेरी लेवल पर तो हम कोई टच में नहीं हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का पॉलिटिकली इतना बड़ा कद है यहाँ। मुझे लगता है कि उन जमातों से भी जो कुछ साल पहले कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, मुझे लगता है कि आज़ाद साहब के आने से, और जब आज़ाद साहब अपना एक रीजनल आउटफिट ऐलान करेंगे उसका, तो मुझे लगता है कि उन जमातों से भी जो जिनके नाम आपने लिए हैं, उन जमातों से भी कुछ लोग छोड़ करके, संभावना है कि वो छोड़ करके आज़ाद साहब के साथ आ जाएंगे। तो सर, जो नई आउटफिट अगर बन के सामने आ रही है, उसमें किस तरीके से जो है तालमेल होगा? क्योंकि यंग लोग जो हैं, कहीं ना कहीं उनको भी मौका देना ज़रूरी है, और जो पुराने लोग हैं, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी आने चाहिए। मगर जिन नेताओं पर लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्या आपको लगता है कि अगर वही चेहरे दोबारा से पब्लिक में आए तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकता है? देखिए, ये चीज़ तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रखना है, कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये तो आज़ाद साहब बता सकते हैं, मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे मेरी अपनी सोच है, मैं समझता अगर हम लोग आज़ाद साहब के पास आए हैं तो हम तो वेलकम करेंगे जो नए चेहरे आए, यंग लोग आएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ मुकाबला करें। हम क्यों मुकाबला करें? हम तो चाह रहे हैं कि आज़ाद साहब कामयाब हों, आज़ाद साहब की नई पार्टी कामयाब हो। तो ऑब्वियसली जब एक पार्टी को कामयाब करना है, एक टीम को कामयाब करना है, तो हमें उन लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। जो नए लोग आएंगे, जो अच्छे लोग आएंगे, यंग लोग आएंगे, तो उसमें हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, हमें तो आज़ाद साहब की लीडरशिप को देखना है और पार्टी को देखना है। तो वाई शुड आई compete with a man of 40-45 years या 50 years old and all that, जिनका कम तजर्बा है? हम तो उनको मौका देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको मौका देंगे, आप आओ हमारे साथ काम करो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे भी चलाएंगे हम। सर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं सामने तो नहीं, मगर दबी कुचली आवाज़ में कभी न कभी कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, वो शायद या तो एक्सपीरियंस की कमी है या लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने में वो इतने सक्षम नहीं हो रहे हैं। बच्चे सड़कों पर हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग सड़कों पर हैं, डेली वेजर सड़कों पर हैं, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आवाज़ें दबी दबी आती हैं कि उनका कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लीडरशिप क्राइसिस में है, गुलाम नबी आज़ाद को एक ऑप्शन बनाया गया है। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एफिलिएशन बीजेपी के साथ ही जुड़ी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनकी कोई एफिलिएशन बीजेपी के साथ है, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि बीजेपी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको 10 साल यहाँ मिले और इतना पैसा केंद्र ने यहाँ भेजा, लेकिन बीजेपी के जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स थे उसको स्पेंड करने के लिए उनको खर्च करना नहीं आया।
वो मरकज़ तक अपने प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसको वहाँ प्रोजेक्शन नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं कि पैसा कैसे आता है। देखिए, जो केंद्र से पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है जो स्थानीय मिनिस्टर होते हैं, जो प्रदेश की सरकार के मंत्री होते हैं। जब वो ब्यूरोक्रेसी को कैसे गाइड करते हैं, कैसे पैसों के लिए केंद्र में प्रोजेक्शन की जाती है, कैसे प्रोजेक्ट का अप्रूवल होता है और कैसे खर्चा करने के बाद में वहाँ रिपोर्ट दी जाती है, ये सब चीज़ें जो हैं इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स ऑफ बीजेपी, उसकी वजह से हुआ है। उनमें तजर्बा नहीं है। ये बात अलग है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उन्होंने यहाँ से चुनाव भी जीते और उनके नाम पर चलते भी रहे, उनके नाम पर उनको पैसा भी आता है, लेकिन यहाँ तक उस पैसे का सही इस्तेमाल करने का सवाल है वो ये लोग नहीं कर पाए। इसीलिए लोग, मैं कहता हूँ कि इवन अब शहर को छोड़िए, इवन अगर आप गांव में चले जाएं, पंचायतें तो बन गई लेकिन पंचायतों को पैसा दे दिया, उसका मिसयूज़ हो गया। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये स्मार्ट सिटी बन रही है जम्मू में, तो मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वहाँ भी पैसा लगाया जा रहा है। दैट इज़ ए लैक ऑफ डायरेक्शन बाय द कंसर्न्ड बीजेपी लोकल लीडर्स। मिसाल के तौर पर ये सड़क मेरे घर के सामने बन रही है, तो जहाँ इन्होंने साइडों पे फुटपाथ बनाया, चलो बना दिया, अच्छी लाइटें लगा रहे हैं, लेकिन जो पुराने दरख्त हैं जिनमें लाइटें छुपी हुई हैं, मैंने एक दिन यहाँ के जो मेयर हैं उनसे बात करी। मैंने उनके कहा, मैंने गुप्ता जी आप कम से कम ये देखिए कि इतनी सुंदर लाइटें लगा रहे हैं, लेकिन ये पेड़ की कटिंग बाकायदा जो एक अच्छी कटर होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं या बिजली से चलते हैं, उनसे काटिए, सफाई से काटिए। कहते हैं मैं आपको बस आपका DFO भेजूँगा, कोई नहीं आया, 1 महीने की बात है। So they don't know, they don't have any experience. They are spending like anything, money. They are spending money like anything, but without experience. सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से 4 तारीख की जो है मेगा रैली जो है वो आज़ाद साहब करने वाले हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप लोगों तक लोग पहुँच रहे हैं और उस दिन किस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब होगा? क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे? जिस तरीके से रेजिग्नेशन इस समय सामने आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस लगती हैं आपको? ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ तक ख्याल है कि उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चर्चा इस समय जम्मू कश्मीर में हो रही है, गुलाम नबी आज़ाद, किसी पेपर को उठा लो, किसी चैनल को उठा लो, किसी से बात करो, सब लोग उत्सुक हैं ये सुनने के लिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पत्ते अपने किस ढंग से खोलते हैं और उनको सुनना चाहते हैं। और वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद साहब वो एक ज़बरदस्त मानी ओरेटर हैं, वो अपनी बात को रखना जानते हैं और जो त्यागपत्र उन्होंने दिया है, जिस हालात की वजह से त्यागपत्र दिया है, उसको अच्छे ढंग से वो लोगों के सामने रखेंगे और लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों का ज़बरदस्त जमावड़ा होगा यहाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ लोग आने वाले हैं। अब मैं नहीं कह सकता कितने लोग आएंगे, लेकिन इतने होंगे, अनप्रेसिडेंटेड क्राउड आएगी। आप देखेंगे उस रैली में वो आएगी और लोग सुनना चाहते हैं उनको। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ RS चिब, और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद, 50 साल से भी लंबा एक्सपीरियंस है उनका पॉलिटिकल करियर जो उनका कांग्रेस में रहा, अब जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपने पत्ते खोलते हैं, ये 4 तारीख का इंतज़ार रहेगा। और नई आउटफिट जो नई पार्टी वो लेकर आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में नए आयाम किस तरीके से लाएगी, वो तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।